नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लाल किले की प्राचीर से एक तरह से एनडीए का एजेंडा 2024 के लिए पूरी तरह से सेट कर दिया। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगले साल यहीं से मैं बताऊंगा कि इंडिया का जो 2047 तक का विजन है, जिसको लेकर भारत आगे बढ़ रहा है, विकास की गाथा लिख रहा है, उसको लेकर क्या सब रहेगा और क्या सब होने वाला है। तो उनका एजेंडा तो सेट है। 5 बजे आज शुरू हो गई है सीईसी की मीटिंग। हालांकि हमेशा ये होता था कि बीजेपी सीईसी की मीटिंग तब होती थी जब चुनाव का ऐलान हो जाता था, डेट्स हो जाती थी, उसके बाद उम्मीदवारों के चयन को लेकर ये मीटिंग होती थी। लेकिन किस तरह से प्रोएक्टिवली इस वक्त एनडीए और बीजेपी काम कर रही है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मंथन करने के लिए बैठक आज ही बुला ली गई है। इसमें प्रधानमंत्री भी शिरकत लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आईएनडीआईए जो कि विपक्षी गठबंधन है, वहां पर तो ऐसा लग रहा है असमंजस भी है, मतभेद भी है और रस्साकशी भी है। और ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक यही दिखाई दे रहा है। दिल्ली में कांग्रेस की जो दिल्ली प्रदेश इकाई है, उन्होंने अपने आला कमान से कहा है कि अरविंद केजरीवाल के साथ जाने से किस तरह से नुकसान है और हम तो विरोध करेंगे, चुनाव में भी और बाहर भी। दूसरी तरफ मुंबई में शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार की जो सीक्रेट मीटिंग हुई, उसके बाद से शिवसेना उद्धव गुट से लेकर कांग्रेस के नेता लगातार लामबंद हो रहे हैं शरद पवार के खिलाफ और कह रहे हैं कि यह सब सही नहीं है और इसके बारे में सफाई देने की जरूरत है। तो मुंबई की बैठक से पहले इस गठबंधन में जो खेला चल रहा है, जरा उस पर भी चर्चा करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले जरा उन बयानों पर नजर डालते हैं जो इस मुद्दे पर कल से लेकर आज तक चर्चा में रहे। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। ये तो 2023 है, 2024 में फिर मैं एजेंडा लगाऊंगा। ये सब चीजें कहना, ये तो दुरंकार, अहंकार की बात है। लाल किले से झूठ बोला जाए तो जनता सब जानती है, चुनाव में वोट पड़ेगा, इनके खिलाफ मतदान होगा। ये अब लाल किले का आखिरी भाषण था। नीतीश बाबू, आप कुछ भी कर ले, कुछ भी बोल लें, ये देश बहुत समझदार बन चुका है। विकल्प एकमात्र है 24 में पुनः मोदी जी की वापसी निर्णायक बहुमत से। कोई भी सत्ता में आए या जाए, या कोई कितना भी बड़ा राजा महाराजा, कोई भी लोग जो है परमानेंट नहीं होता। कि 2024 में लाल किले से तिरंगा फहराएंगे इंडिया अलायंस के प्रधानमंत्री। आने वाले चुनावों से पहले एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ पहले से ज्यादा सीटें जिताकर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग से काम थोड़ी बंद होते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में जो बदमाशी होती है, वो अधिकार इनसे हटा लिए जाते हैं। और जो ये अपनी जान बचाने के चक्कर में थे कि हम पर सीबीआई ईडी का फंदा नहीं लगेगा, जो एंटी करप्शन ब्यूरो का था, उस कारण से चाहते थे। बाकी इनका काम है क्या भाई? फ्री कोई चीज फ्री कर देनी कोई काम थोड़ी है। ऑपोजिशन पूरी तरीके से निराश है, हताश है और वो जानते हैं कि 2024 में भी देश की जनता उन पर यकीन नहीं करेगी। मुझे किसी ने कोई ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल आंदोलन से लेकर कांग्रेस को ही कोसते रहे और हमारा ही वोट उनकी तरफ गया है।
तो सुप्रिया सूले कह रही है कि उन्हें तो कोई ऑफर मिला ही नहीं है, ये जो अटकलें चल रही हैं ये पूरी तरह से निरर्थक है। दूसरी तरफ आपने सुना कि कांग्रेस के जो दिल्ली से जुड़े हुए नेता हैं वो एक एक करके कोस रहे हैं अरविंद केजरीवाल को वोट काटने को लेकर के भी, और शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ लामबंदी जब की थी अरविंद केजरीवाल ने, तब से अब तक जो दिल्ली की दशा और दिशा हुई है उसको लेकर भी तो आला कमान के पास शिकायत तो पहुंच गई है, लेकिन मजबूरी क्या है अब INDIA की, उस पर जरा चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। मैं परिचय करा देती हूँ अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ राखी राठौड़ जी जुड़ गई है जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है प्रोफेसर सुबोध कुमार मेहता जी जो कि प्रवक्ता है RJD के। हमारे साथ प्रोफेसर नवीन कुमार जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता है NCP अजीत पवार गुट, शरद पवार गुट, वो देखना पड़ेगा मुझे। हरिशंकर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं संतोष पेंडुलकर जी भी जो कि प्रवक्ता है NCP शरद गुट के। तो हम जरा इन सभी मुद्दों पर, क्लाइड कैस्ट्री जी माफ कीजिएगा हमारे साथ जुड़ गए हैं NCP गुट के। तो मैं जरा शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी प्रोफेसर नवीन कुमार जी। ये जो मुलाकात हो रही है, सीक्रेट मीटिंग, अब तो खैर सीक्रेट उसमें कुछ रहा नहीं, लेकिन ये जो मीटिंग हुई थी चर्चा तो जोरों पर है। तो इस मीटिंग के मायने बहुत सारे निकल रहे हैं और उद्धव ठाकरे भी पूछ रहे हैं आखिर मीटिंग में क्या था, और अब तो पृथ्वीराज चव्हाण ने साफ साफ कह दिया है कि ये तो बार्गेनिंग के लिए किया जा रहा है। सच्चाई क्या है जरा मैं समझना चाहूंगी आप इसे। रीमा जी, आपने कहा कि अजीत पवार साहब और शरद पवार साहब की मीटिंग लगातार हो रही है। एक चीज तो आपको मानना होगा कि पवार फैमिली बहुत ही संस्कारी फैमिली है, और आप जानते हैं कि शरद पवार में एक खासियत है राजनीति के अलावे आर्थिक और सामाजिक संगठनों से भी उनका ताल्लुकात रहा है। कई लोग उनसे सुझाव लेने जाते हैं, अपनी समस्याओं का निदान ढूंढने जाते हैं, और ये इनका तो पारिवारिक संबंध था, इनका मिलना या नहीं मिलना या बार बार मिलना यह राजनीतिक रूप से ही क्यों देखा जा रहा है। यह निजी मामला भी तो हो सकता है। आपस में अगर मिलते हैं निजी आधार पर तो इसको राजनीतिक रंग क्यों दिया जा रहा है? इसमें क्या खासियत आपको लग रही है? पहले भी मिले हैं सर, राजनेता मिलते हैं उसमें राजनीति ही देखी जाएगी ना, और क्या देखा जाएगा जब दो बड़े राजनेता मिले और वो भी शरद पवार जी मिलते हैं, अगर जिनके बारे में तो कहा जाता है ना राजनीति के चाणक्य, उनके बारे में एक स्लोगन लेकर चला जाता है, तो वो अगर मिलते हैं तो ऐसे ही मिल लेते हैं क्या? नहीं, ये तो रीमा जी हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ अजीत पवार साहब जैसे नेता हैं। शरद पवार साहब का हम लोग इज्जत करते हैं, चूंकि राजनीति ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ पाए हैं उनके नेतृत्व में, इसको दो मत नहीं है। लेकिन ये बार बार ये उठना कि अजीत पवार साहब या प्रफुल्ल पटेल साहब अगर मिलते हैं कहीं भी, उनको एक राजनीतिक कलर के हिसाब से देखना ये अच्छी है, उन्हें ये कोई मतलब नहीं लगता है। हाँ ठीक है, उसका राजनीतिक वजन जरूर है। मतलब ये है कि आप जैसे ही मिलते हैं सुर्खियों में बातें निकल कर आती है। यह हमारे पार्टी की ताकत का भी एहसास करा रहा है। क्लाइड जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। एक सेकंड रुकिए। क्लाइड जी, आप शायद इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेसर नवीन ने तो पूरी तरह से डिनाई कर दिया कि चाचा भतीजे की मुलाकात में कुछ भी राजनीति नहीं देखनी चाहिए, लेकिन ये राजनीति फिर उद्धव ठाकरे को क्यों दिखाई दे रही है, पृथ्वीराज चव्हाण को क्यों दिखाई दे रही है, और तमाम गठबंधन के लोगों को क्यों दिखाई दे रही है? तो क्या सामना में जो लेख छप रहा है शरद पवार जी को लेकर, उस पर कोई टिप्पणी आई है अभी तक? आप मुझसे पूछ रहे जी, आप ही से पूछा। नहीं, सामना के संदर्भ में आप मुझसे मैंने आपसे नहीं पूछ रहे हो प्रोफेसर नवीन, आपसे नहीं, मैं क्लाइड जी से पूछ रही थी, वो शायद इस पर कुछ कहना चाहते हैं। जी देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। रहा सवाल कांग्रेस के नेताओं का या उद्धव ठाकरे जी ग्रुप के जो नेताओं का सवाल जो उन्होंने किया, वो सवाल जो है उनके जगह पर सही है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन हो गया कि ये क्यों मिले। उसके बाद अगर आपने 4 बजे, आज भी थोड़ी देर पहले 4 बजे अगर पवार साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, तो उन्होंने कहा कि उन नेताओं से भी मेरी बात हो गई है और ये जो कंफ्यूजन था वो क्लियर किया। अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने सवाल किए, ठीक है, उसके बाद पवार साहब ने
तीसरी पीसी है, 3 पीसी लेकर सब कुछ क्लियर करती है। और आपने कहा अगर 2 नेताओं जब मिलते हैं, बड़े नेता मिलते हैं, तो राजनीतिक सवाल आएंगे। मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, अब तो रक्षाबंधन आएगा तभी भी मिलेंगे, उसके बाद दशहरा आएगा तब मिलेंगे, दिवाली आएंगी तब मिलेंगे, और भाई दूज रहेगा तब भी मिलेंगे। तो ये हर चीज को अगर आप स्वरूप देंगे तो ये गलत बात। क्योंकि देखिए जैसे पवार साहब ने कहा, पवार कुटुंब में सबसे बड़े वो है, तो अगर कोई अपने चाचा से मिलने जाता है तो अगर वो अपने भतीजे से मिलते तो उसमें कोई गलत नहीं। लेकिन एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, पवार साहब ने एकदम क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से कहा कि हम बीजेपी का विरोध करेंगे, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, हम महाविकास आघाड़ी में साथ में है, कांग्रेस के साथ में है, उद्धव बालासाहेब ठाकरे के शिवसेना के साथ में है, इंडिया की जो ऑपोजिशन की अलायंस है उसके साथ में। आज देखिए 31 अगस्त, 31 अगस्त को और 1 सितंबर को हमारे मुंबई में मीटिंग है इंडिया अलायंस की, उसमें भी वो एक अहम भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन दूर है। और अगर टीआरपी चल रहा है मुझे लगता है क्लाइड जी, टीआरपी तो चैनल्स को चाहिए होती है। अब उद्धव ठाकरे को कौन सी टीआरपी चाहिए या पृथ्वीराज चव्हाण को कौन सी टीआरपी चाहिए, ये नहीं समझ आ रहा। क्योंकि सामना को टीआरपी चाहिए समझ में आ सकता है, संजय राउत को चाहिए वो समझ में आ सकता है, लेकिन आपके गठबंधन से आवाजें उठती है तो समझ नहीं आता। आपने शायद मेरी दोनों बात नहीं सुनी, या सिर्फ आप एक बात सुनना चाहते हो। मैंने अभी फिर से दोहराता, मैंने 2 बात कही। अगर किसी के माइंड में कंफ्यूजन है तो पवार साहब ने वो कंफ्यूजन दूर करा है, वो पॉइंट 1। और जिसको अगर टीआरपी करनी है तो टीआरपी करे, दोनों बात की। आपसे ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो क्लैरिफाई किया और शरद पवार जी ने जो बात कर ली है गठबंधन में, उसके बाद अब सामना में या उद्धव ठाकरे या पृथ्वीराज चव्हाण की तरफ से इस तरह के बयान आने बंद हो जाएंगे। उम्मीद तो अब यही की जानी चाहिए। फिर राखी राठौर जी, दोनों तरफ से, दोनों खेमे हम कहेंगे अभी, क्योंकि ये तो तय नहीं हो पाया कि एनसीपी का क्या भविष्य है, किसके पास क्या है, लेकिन ये जो खेमेबाजी चल रही है और इसमें जो बार्गेनिंग की बात कांग्रेस कह रही है, क्या वाकई में कुछ ऐसी डील चल रही थी कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे यही है कि शरद पवार जी का साथ और सीएम की कुर्सी उनको, क्या ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए, जहां तक INDIA का सवाल है, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो जिन स्तंभों के साथ में ये गठबंधन बना है, जिसमें परिवारवाद, तुष्टीकरण और लगातार जिस तरह की हम लोगों ने इनके बीच में स्टेटमेंट सुने, आपने अभी भी कहा कि दिल्ली में जिस तरह से वहां के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी ने कहा कि 7 सीटों पर हम सिर्फ अपने आप ही चुनाव लड़ेंगे, आप पार्टी का साथ नहीं देंगे। और यही स्थिति पंजाब में भी है। पंजाब के भी जो अध्यक्ष हैं उन्होंने यही कहा कि 13 लोकसभा सीटों पर हम आप पार्टी का साथ नहीं रखेंगे। तो रीमा जी, मैं यही कहना चाहती हूँ, INDIA की जो बुनियाद है उसमें सिर्फ कॉमन चीज अगर मैं बात करूं तो भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण है। इसके अलावा हर एक की होड़ है कि हम प्रधानमंत्री बने, हर जना ये चाहता है कि हम आगे बढ़ के काम करें, और इस तरह की सिर्फ टव्वल जो है वो लगातार आपको देखने को मिली भी है और आगे भी मिलेगी। जहां तक महाराष्ट्र की बात है, मुझे लगता है कि वहां से क्लैरिफिकेशन आ चुका है और इनकी जो भी बातचीत हो, देखिए एनडीए जो है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने भी कल लाल किले की प्राचीर से कहा कि वो लगातार देश के लिए समर्पित हैं, लगातार देश को अपने घर, देश की जनता को परिवारजन मानते हुए काम कर रहे हैं। और डिस्कशन भी रीमा जी इसी बात पर होना चाहिए, जनता के सामने हमें जाना चाहिए, इस गुटबाजी के साथ नहीं, लेकिन जो काम किया है, जो 9 सालों के अंदर जो अचीवमेंट थे। और कल मुझे गर्व होता है कि एक ऐसी पार्टी की सदस्य हूं जहां पर जिनके प्रधानमंत्री जी ने कल लाल किले की प्राचीर से जब वो अचीवमेंट्स बताए, जो कि जिनका कंपैरिजन इनफैक्ट पिछले 70 सालों से किया जाए। बताइए, 70 साल और 9 साल के जब कंपैरिजन किए जाते हैं, चाहे ये छोटी छोटी बेसिक चीजें, छत की बात करें कि हर घर, हमने कोशिश की कि पीएम आवास योजना के माध्यम से घर उपलब्ध कराए जा सके, नल से जल की व्यवस्था की जा सके, टॉयलेट्स की व्यवस्था, जैसी बेसिक चीजें जब अपने देश के अंदर 75 साल से ऊपर जो इंडिपेंडेंस के हो गए उसके बाद एड्रेस होती है, तो निश्चित तौर पे जनता का विश्वास पैदा होता है। और हम तो चाहेंगे डिबेट इसी बात पर। इनका झगड़ा तो हमें 1 साल और डिस्कस करना है रीमा जी, क्योंकि हर रोज दिन कोई ना कोई इनके नेता का स्टेटमेंट आ जाएगा। हमने देखा कि किस तरह से अलग अलग विचारधारा वाली पार्टी मिली है। केरल के अंदर हम देखते हैं तो कांग्रेस, आप और जो कम्युनिस्ट पार्टी, मैं रिएक्शन ले लेती हूं। आपने क्योंकि एक साथ कई सारी बात बोली है राखी जी, मैं जरा पश्चिम बंगाल में जी प्रोफेसर सुबोध मैं आपके पास आऊं, लेकिन जरा हरिशंकर जी के पास मुझे जाना होगा। हरिशंकर जी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, ये 3 मुद्दे कल प्रधानमंत्री ने तो लाल किले की प्राचीर से सेट कर दिया है 2024 का एनडीए का एजेंडा कि इस पर अब काम होगा और यही स्लोगन भी रहेगा। लेकिन आज जब दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस के नेता मिलते हैं और वो कहते हैं कि हम अरविंद केजरीवाल का विरोध करेंगे और यही बात आला कमान को बता दी जाती है, तो ये जनता में कंफ्यूजन नहीं होगा इससे
कि एक तरफ तो खड़गे जी और अरविंद केजरीवाल जी डील कर रहे हैं कि सीटों का कैसे बंटवारा हो, दिल्ली के जो नेता है वो कह रहे हैं कि सारा दिल्ली का जो खामियाजा है गलतियां करने का वो केजरीवाल के ऊपर है। तो ये असमंजस की स्थिति किस में है? आपने दो बातें कही है, एक एक करके मैं जवाब देता हूं जी। एक तो कल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, 3 बातें मैं दोहराऊंगा नहीं उनको। प्रधानमंत्री जुमला कहते हैं, जुमलेबाज हैं, ये तो उनके पार्टी के नेताओं ने भी माना, इसमें मैंने तो नहीं कहा, ये तो उनके पार्टी के बड़े से बड़े नेता मानते हैं कि जुमलेबाजी करते हैं। किसने कहा पार्टी में? कह दिया 15 लाख रुपए की जब बात अमित शाह ने कहा, 15 लाख रुपए की जब बात आई, 15 लाख रुपए एक एक अकाउंट में जाएंगे, उस समय अमित शाह ने कहा कि तो जुमला था। तो जुमलेबाजी करना उनकी पुरानी आदत है, तुष्टीकरण, ये चीजें, ये पुराने जमाने की बात। आज की बात करो, आपने किया क्या है देश के लिए, क्या किया है आप, आज की बात करो। दूसरी बात यह है, जो आपने कहा कि दिल्ली के लिए आज जो मीटिंग हुई, मैं स्वयं उस मीटिंग में मौजूद था। 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी दिल्ली के चुनाव पर या दिल्ली के अलायंस के ऊपर कोई चर्चा नहीं। तो किसने कह दिया आपके चैनल को जाके कि साहब दिल्ली के नेताओं ने मना कर दिया है, दिल्ली के नेताओं ने मना कर दिया? मुझे सुनवा दीजिए कहीं अगर आपके पास कोई बाइट आई हो किसी नेता की कि दिल्ली में अलायंस नहीं होगा। और जहां तक सवाल, जहां तक, हाँ जी 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 सर रुके ना, जी बता दीजिए। कांग्रेस ने इसको ट्वीट किया है ना, पूरी बाइट को, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर सुनाने लग जाऊंगी ना सर, तो उसमें लग जाएंगे मेरे ख्याल से 15 मिनट। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं चाहूंगी टीम से कि ये बाइट जरा निकाल कर आपकी बात को इस पर रखेंगे हम, कि इस पर हम बात करेंगे इस बाइट को लेकर, ठीक है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही गई थी विरोध को लेकर कि हम केजरीवाल का विरोध करते रहेंगे। एनीवेज आप आगे बोलिए। नहीं देख, अब दूसरी बात आ गई, अब आपकी दूसरी बात आ गई। केजरीवाल का विरोध करेंगे, हम जरूर करेंगे विरोध, 10 साल से कर रहे हैं। लेकिन जहां तक अलायंस की बात है, नहीं आपने अलायंस की बात किया, मैंने कहा खड़गे जी अलायंस कर रहे हैं लेकिन दिल्ली प्रदेश विरोध कर रहा है। वो बात में थे, वो बात दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के किसी नेता ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि हम केजरीवाल के साथ अलायंस नहीं करेंगे। दिल्ली और पंजाब ये दोनों राज्य हैं, यहाँ के जो असेंबली कॉर्पोरेशन के जो चुनाव होते हैं उसमें हमारा दखल होता है। पार्लियामेंट का चुनाव लार्जर इंटरेस्ट में हाईकमांड क्या तय करेगी, अलायंस होना है कि नहीं होना है, किसको कितनी सीट देनी है, वो उनका अधिकार है, वो उसमें करेंगे। दिल्ली वालों का इसमें कोई दखल नहीं है। किसी दिल्ली वाले ने नहीं कहा, आप फोटो देख लीजिए, फोटो चला रहे हैं। हरिशंकर जी आप वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपको टोकना नहीं चाहती बीच में, लेकिन क्योंकि आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अलायंस को लेकर के दिल्ली प्रदेश को कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी तरफ आप खुद ही कह रहे हैं कि विरोध करेंगे केजरीवाल का, ये भी तय है। तो जिसके साथ आप अलायंस कर रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं, उसी का विरोध करेंगे, ये भी तो असमंजस है। यही मैं जानना चाहती हूँ। रीमा जी समझ लीजिए ना, आप हम अलायंस की बात, आप देखिए आपकी बातों में हर बात का एक मतलब होता है, हर शब्द का एक मतलब होता है। एक शब्द जो कहना चाहिए वो नहीं कह के आप दूसरा उसी की जगह दूसरा शब्द कह रहे हो, उसके माने अलग हो जाते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं साहब, अलायंस के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई और दिल्ली में कांग्रेस का केजरीवाल का विरोध करेंगे, इस बारे में भी मीटिंग के अंदर कोई चर्चा नहीं हुई और किसी व्यक्ति ने भी खड़े होकर यह नहीं कहा कि हम केजरीवाल का विरोध करेंगे। लेकिन मैं आपको व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं, 10 साल से हम केजरीवाल की गलत नीतियों के खिलाफ दिल्ली में लड़ रहे हैं, ये लड़ाई जारी रहेगी। अब जहां तक 2024 की अलायंस की बात है, वो अलायंस हाईकमांड देखेगी, वो तय करेगी कि अलायंस करना है कि नहीं करना है, उसमें दिल्ली के नेताओं का कोई दखल नहीं। ये मैंने आपको कहा, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक है, मतलब जिनके साथ आप चुनाव में अलायंस करेंगे उनका सड़क पर विरोध करेंगे, मतलब ये हुआ ना? देखिए ना मैडम, आप क्या बात कर रही हैं? चुन चुन कर ही बोल रही हूँ, आपने कहा शब्दों का बड़ा मायने होता है। पंजाब के तो यही मतलब हुआ। नहीं, पंजाब के सुखबीर सिंह बादल ने साफ मुंह पर थप्पड़ मार के कहा बीजेपी नेताओं को कि हमारे साथ तुम्हारा कोई ट्रक नहीं है, हम तुम्हारे से कोई राजनीति करना चाहते। उसके बाद भी लगातार कोशिश हो रही है। कितने लोग छोड़कर चले गए बीजेपी के एनडीए को पिछली सरकार के अंदर, इसका हिसाब भी तो रखना पड़ेगा ना। और प्रधानमंत्री प्राचीर से कुछ भी बोलते रहे, हर साल आकर कोई नई बात जुमला छोड़ते हैं, पूरा कहां करते हैं? देश के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करें ना, मनी के ऊपर भी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण देश के मुद्दे नहीं है क्या? भ्रष्टाचार देश का मुद्दा है, तुष्टीकरण मुद्दा है, तो वो तो हम कह रहे हैं ना। प्रधानमंत्री को कहने की क्या आवश्यकता है? उन्होंने जितना भ्रष्टाचार करवाना था करवा दिया,
उन्होंने जितना भ्रष्टाचार करवाना था करवा दिया अपने मित्रों के माध्यम से। राखी राठौर जी जवाब बेरोजगारी, बिल्कुल। हरिशंकर जी से मैं निवेदन करूंगी, और रीमा जी, मैंने तो अपनी डिबेट की बात की शुरुआत ही इसी बात से की थी कि चर्चा यही होनी चाहिए कि काम क्या हुआ। इस तरह से हिट एंड रन करके जाने से नहीं होगा। एटलीस्ट आप बताइए कि आप लोगों ने क्या किया और हम लोगों ने क्या किया। देखिए अब हरिशंकर जी सुन लीजिए। जब प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से लोगों को घर मिलते हैं तो मिलते हैं वो घर, ऐसा नहीं कि सिर्फ अनाउंसमेंट किया जाए। हम डिक्लेरेशन नहीं करते, हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अगर एयरपोर्ट बने हैं 74 से 148 तो वो बने हैं ग्राउंड के ऊपर। अगर वंदे भारत ट्रेन आई हैं जो कि देश में निर्मित पुर्जों से बनी है, पहली बार ऐसा हुआ कि देश के लोगों का ये विश्वास रहा, वहां के साइंटिस्ट के ऊपर नेताओं का विश्वास रहा, और इसीलिए वंदे भारत अगर आती है तो उसके सब पुर्जे हमारे देश में बनते हैं। अगर सबसे ज्यादा मेट्रो रेलवे नेटवर्क का निर्माण किया जाता है तो भारत में किया जाता है। कोरोना पीरियड में आप बताइए इस बात को कैसे झुटलाएंगे कि 200 करोड़ से ऊपर की वैक्सीनेशन जो है वो हम लोगों ने वैक्सीन प्रोवाइड की। वो समय था रीमा जी जब WHO से हम फ्री वैक्सीन का इंतजार करते थे। हम इंतजार करते थे कि हमारे देश में फ्री हो जाएगी वैक्सीन, तब जाके 20 साल बाद 25 साल बाद बीमारी आने के बाद हमें वैक्सीनेशन हुआ करता था। और ये एक समय है जबकि कोरोना पीरियड, जबकि इन्हीं लोगों ने लगातार ये कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे देश की जो जनसंख्या इतनी ज्यादा है उसको वैक्सीन हम लगा पाएंगे, लेकिन फ्री वैक्सीनेशन का एक ऐसा असंभव कार्य इन्होंने कहा तो हमने करके दिखाया। धारा 370 हो, चाहे सेना पर क्वेश्चन उठाने हो, लगातार आपने ऐसा काम किया और अब तो आप आगे बढ़ के जनता को भी राक्षस कहने लगे हो। हरिशंकर जी देखिए, जो जनता, आप लगातार किसी व्यक्ति का विरोध करते करते देश का जो विरोध करते हैं, इसीलिए जनता आपको हमेशा नकारा करती है और यही कारण है, इसकी वजह से आप लोग हमेशा हारते हैं और यही कारण आगे भी आप लोगों के हार का कारण। प्रोफेसर सुबोध बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हरिशंकर जी जल्दी से आप इसका रिप्लाई दीजिए। नहीं, मैं वही जानना चाहती हूं, आप रिप्लाई दीजिए, फिर प्रोफेसर सुबोध के पास मुझे जाना पड़ेगा। हाँ रीमा जी देखिए, राखी जी ने जो बात अभी कही है, कल पुर्जे बना दिए ट्रेन के, वो कल पुर्जे बनाने वाला कारखाना किसने बनाया मैडम? कल पुर्जे बनाने वाला कारखाना भी मोदी जी ने बना दिया। बिल्कुल बना दीजिए साथ साथ। देखिए सुनो हरिशंकर जी, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, आप बीच में मत बोलिए कि 70 साल के अंदर जिस नीति और निष्ठा के साथ काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो आप बोल लीजिए फिर। आप राखी जी, नहीं, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। मैंने आपकी सवाल सब अपनी बारी में बोलेंगे। क्षमता रखी है, इन्होंने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। सुनने की क्षमता रखी है आप। मैंने आपकी सारी बात सुनी, गलत भी सुनी, सही भी सुनी। चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ जरा। एक मिनट कल पुर्जे बनाने वाला कारखाना किसने बनाया? उन्होंने जवाब दे दिया ना उसका। हरिशंकर जी जवाब दिया अभी 70 साल में आप तो ये कहते हैं कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। 70 साल में आप ये कहते हैं कुछ कांग्रेस ने किया ही नहीं है। आपके कहने से क्या है? आप कहे जो मर्जी कहते रहिए, जनता मानेगी तब माना जाएगा उसका। मैं और 24 हरिशंकर जी आप मुद्दे को दूसरी तरफ लेकर गए, आपने मुद्दा दूसरी तरफ लेकर गए। मेरा मतलब था भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। ये जो मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया लाल किले की प्राचीर से, ये देश का मुद्दा है या नहीं? मैंने तो सवाल किया था, ये मैंने सवाल किया था। अच्छा एक मिनट की बात कर रहे हैं। ओके एक मिनट रुकिए, मुझे जरा प्रोफेसर सुबोध के पास जाना होगा। प्रोफेसर सुबोध, आरजेडी और खासकर नीतीश कुमार, उनके बीच की खबरें भी बहुत सारी आ रही हैं कि लालू प्रसाद यादव जी लगातार नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि आप दिल्ली की तरफ देखो और ये गद्दी तेजस्वी यादव के लिए छोड़ दो। रविशंकर प्रसाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर आज कह दिया कि जिस तरह से समस्तीपुर में अपराधी तत्व आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार 15 अगस्त पर तिरंगा फहराते हुए कहते हैं कि अब से पहले यहां पर महिलाएं जो है वो बेखौफ नहीं घूम पाती थी, लेकिन अब मेरे राज में ऐसा हुआ। तो वो सीधे सीधे एक तरीके से आरजेडी पर ही सवाल है ना, देखिए उस समय की सरकार पर सवाल है। तो एक तरफ दिल्ली में ये हो रहा है, एक तरफ मुंबई में और फिर बिहार में, तो ये कैसा गठबंधन चल रहा है सर? देखिए रीमा जी, सबसे बड़ी बात है कि जो आप लोग कह रही हैं कि डायनेस्टी और करप्शन का एजेंडा है, इसलिए आप लोग नहीं कह रहे, प्रधानमंत्री ने कहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है और राखी जी यहाँ पे हैं, बीजेपी के नुमाइंदा कर रही हैं, उन्होंने भी यही बात दोहरा रहे हैं कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का एजेंडा जो है रीमा जी, वो एजेंडा है आपका आइडिया ऑफ इंडिया को जो इन लोगों ने डिस्टॉर्ट किया है। जो संविधान के निर्माताओं ने जिन मूल्यों को संविधान में अंकित किया हुआ था, चाहे सामाजिक न्याय हो, चाहे प्रजातंत्र का प्रजातांत्रिकरण हो,
चाहे समानता हो, भाईचारा हो, पूरे आज देश में देखिएगा तो उथल पुथल की माहौल है। इसी उथल पुथल को माहौल को ठीक करने के लिए बता तो रहा हूं कि हर जगह पर जो है भेदभाव, जो है रीजन के आधार पे भेदभाव है, धर्म के आधार पे भेदभाव है, और हर दिन हम लोग देख रहे हैं कि जो असमानता और जो खाई पट गई है गरीबी और अमीरी की, इस पूरे जो आइडिया है संविधान का, जो विजन है संविधान के निर्माताओं का, इन सारे विजन को डिस्टॉर्ट किया है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने, लेड बाय नरेंद्र मोदी जी। हाँ। तो इसको ठीक करने के लिए ही कॉमन एजेंडा है हमारा कि आइडिया ऑफ इंडिया को रिस्टोर करें, पहली बात। दूसरी बात, अब ये राखी जी कह रही थी डायनेस्टी, शायद इनको ये पता नहीं है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कैबिनेट में है, पीयूष गोयल कौन है, प्रधान जी कौन है, अनुराग ठाकुर कौन है, इनके जो उप मुख्यमंत्री है फर्नांडिस साहब वो कौन है, ये आप देखिए सिंधिया जी कौन है। तो लगभग 35 ऐसे लोग हैं जो माननीय प्रधानमंत्री के आसपास घूमते हैं, और ये डायनेस्टी की बात करती हैं, पहली। दूसरी बात, तीसरी बात ये है, जहां तक रही बात डेवलपमेंट की, इन्होंने बोला कि रेल बना दिया। आप हमको ये बताइए, अभी तक आप मेरे सवाल पर नहीं आए। लेकिन जी बोलिए, मैंने पूछा था समस्तीपुर में जो हुआ उसके बाद जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा जा रहा है, दूसरी तरफ आरजेडी वर्सेस जेडीयू चल रहा है, देखिए इसको लेकर भी तो कुछ जवाब मांगे जाएंगे ना जनता की तरफ से। मैं अभी जवाब दे रहा हूं इसका। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस्तीफा मांगा जा रहा है। इस्तीफा मांगने वाला कौन व्यक्ति है? इस्तीफा मांगने वाला रविशंकर प्रसाद जी हैं, और रविशंकर प्रसाद जी पार्लियामेंट के अंदर एक मुंह तक नहीं खोलते हैं। इन्होंने ये 10 साल हो गया पटना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन अगर पटना के ऊपर इन्होंने अगर उठा दिया हो तो हमें आप दिखा दीजिए, मैं आपको यहाँ चैनल से चला जाऊंगा। एक मुंह नहीं खोलता है पार्लियामेंट के अंदर। अब बाहर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, और जब नीतीश जी इनके साथ थे तो नीतीश जी इनके लिए तो पता नहीं क्या थे नीतीश जी। अब नीतीश जी हमारे साथ आ गए तो डर के मारे ये लोगों का बौखलाहट है। इसी कारण से मैडम रीमा जी, जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी बिहार की धरती पे जाते हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का जो मूल्य है बिहार में, उसके धरती पे जाते हैं तो कहते हैं कि रीजनल पार्टी को खत्म कर दो। और यही भारतीय जनता पार्टी एनडीए 38 पार्टियों का जो है सम्मेलन कर आज जो है ये आज यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं। 38 पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं रीमा जी जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, रीजनल पार्टी भी नहीं है उनके मामला के बाद। राखी जी क्या बोलेंगे? राखी जी का मैं एक शब्द का और जवाब देना चाहता हूँ। राखी जी कह रही है कि घर बना दिया, नल जल दे दिया, टॉयलेट बना दिया। मैं कह रहा हूं राखी जी, आपको चैलेंज कर रहा हूं कि 2021 का जो सेंसस चल रहा है, जहां सोशियो इकोनॉमिक जो है सेंसस भी होता है साथ में, अगर ये करवा दो आप तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप लोगों ने तो 2024 तक सेंसस को रोक दिया है, लोकसभा इलेक्शन तक रोक दिया है सेंसस को, और लोकसभा इलेक्शन के बाद होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गरीबों को आपने कितना बातें आपने मिक्स कर दी, नहीं गरीबों को कितना आपने दिया, घर दिया। अरे आप ये बताइए, जनसंख्या पर आ गए। मैं नहीं जनसंख्या की बात नहीं रीमा जी, मैंने सेंसस में मैडम इकोनॉमी डाटा में एक-एक करके एक-एक मुद्दे को लेते हैं रीमा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि सेंसस के साथ इकोनॉमिक डाटा आता है जिसमें आपने कितने टॉयलेट बनाया है, जो गांव गोद लिया था उसका क्या हाल है, जो घर बनाया था वो कितनों को दिया है, कितने गरीबों को दिया है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, आपने रोक दिया। 2024 तक रोक दिया लोकसभा इलेक्शन तक। क्यों? क्योंकि दाल में काला है, आपने कुछ नहीं किया। आरजेडी जेडीयू में सब ठीक है, जहां तक ये तो बताइए। आरजेडी जेडीयू में सब आरजेडी भला है? आरजेडी और जेडीयू का तेजस्वी जी को कुर्सी देनी है या नहीं देनी नीतीश कुमार जी को, ये अटकलों पे विराम तो लगाइए कम से कम। देखिए रीमा जी, मैं बता रहा हूं कि आरजेडी और जेडीयू का नेचुरल अलायंस है, एक परिवार के हम लोग हैं। बीजेपी के साथ क्या था फिर? नेचुरल नहीं था वो, अननेचुरल था। ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाले लोग हैं, हम लोग बहुजन राष्ट्र वाले लोग हैं। नीतीश कुमार जी बहुजन राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ। इन लोगों ने तो चोरी कर उनको लेके चले गए थे कुछ दिन के लिए, और जब उनको समझ में आ गई वो लोग हमारे साथ आ गए, हमारे साथ आ गए। सीएम भी बना दिया, ये कैसी चोरी है? अरे ये चोरी आइडियोलॉजी की चोरी है उनको। मैडम ये चोरी, ये चोरी आइडियोलॉजी की है, आदमी की चोरी नहीं है, ये आइडियोलॉजी की चोरी है। आइडियोलॉजी चोरी करते हैं। राखी जी, इन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए, लेकिन मैं जरा एक एक करके आपसे जवाब चाहूंगी पहले। जी,
आ रही हूँ प्रोफेसर नवीन, आ रही हूँ। रीमा जी, प्रोफेसर साहब ने बहुत सारी चीजें उठाई। मैं पूछना चाहती हूँ, संविधान के अधिकारों की बहुत बात आ रही है उस पार्टी को जिसके अध्यक्ष जो है वो चारा घोटाले में कन्विक्टेड है, जिन्होंने नौकरी के बदले में लैंड देने की बात, जिस तरह की चीज हुई, किस तरह से इन्होंने एक परिवारवाद की जो भाषा, जिस तरह की इन्होंने कहा, मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या किसी राजनेता के बच्चे में अगर कैपेबिलिटी है तो वो आगे आना चाहिए, लेकिन हम एक ऐसे पार्टी के लोगों की बात कर रहे हैं जिनके परिवार ने ही पूरी पार्टियां चलाई हैं। जब हम आरजेडी की बात करते हैं तो उसमें लालू यादव और उसके बाद उनके बच्चों की ही बात होगी। जब हम कांग्रेस की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी, फिर प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राजीव, इन्हीं की बात होगी। सिर्फ परिवार ही पूरा का पूरा पार्टी पे कंट्रोल रखे तो उसे परिवारवाद कहते हैं। हमारी पार्टी के अंदर एक छोटे से छोटा व्यक्ति जो है वो आगे चल के किसी भी पद तक पहुंच सकता है, एक साधारण व्यक्ति भी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकता है, ये खास बात है। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आरजेडी के अंदर कभी भी कोई इलेक्शन हुआ, और वैसे तो पॉसिबल नहीं है, कि अगर वो जीत भी जाए तो क्या यादव परिवार के अलावा कोई मुख्यमंत्री बन पाएगा वहां का? ये संभव ही नहीं है। इसको कहते हैं परिवारवाद। जब लगातार चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर ममता जी हैं, उसके बाद उनके भतीजे साथ में आएंगे, तो इस तरह के परिवारवाद की बात लगातार होती है। और देखिए, जिस तरह की बातें आप करते हैं, जिस तरह के संविधान की, तो सिर्फ और सिर्फ चारा घोटाले वाले लोग हैं, अब बेचारा होकर। ठीक है, ये जो मुद्दा है, एक मिनट रुके प्रोफेसर सुबोध, ओके, ये जो मुद्दा उठाया है राखी जी ने, इस पर मैं, क्योंकि सभी पार्टियों में उसी मुद्दे पर बात हो रही है, उन्होंने सभी का नाम लिया, तो मैं एक एक करके, प्रोफेसर सुबोध संक्षिप्त में पहले आप बताइए कि क्या तेजस्वी यादव या यादव परिवार के अलावा कोई सीएम कभी बन पाएगा? फिर मैं जरा हरिशंकर जी से भी ये सवाल पूछूंगी और मैं क्लाइड जी से भी पूछूंगी। हाँ, राखी जी जो बात कह रही हैं, पहले मैं उस पर संक्षिप्त में बोलना चाहता हूँ। फॉर्डर स्कैम और इन्होंने रेलवे की बात की है, तो ऐसा कोई, राखी जी सुन लीजिए, मैं ज्यादा इसमें विस्तृत नहीं जाऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं इतना कह रहा हूँ जी अब है तो बोलिए, लंबा कर देता हूँ मैं। कंटीजेंसी फंड से, देखिए कंटीजेंसी फंड का विड्रॉल है। कंटीजेंसी फंड का जो एक्सचेकर का जो मालिक होता है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर एक हफ्ते जो है, अरे सीबीआई कोर्ट है राखी जी, ये सीबीआई, ये राखी जी सीबीआई कोर्ट है। जिस दिन संविधानिक कोर्ट में आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे सीबीआई कोर्ट, मैं कह रहा हूँ सीबीआई कोर्ट, सीबीआई तोड़ने की भाषा बोलती है, ये सीबीआई कोर्ट है राखी जी। जिस दिन संवैधानिक कोर्ट में आएगा मामला खत्म हो जाएगा। और जहां तक बात रहा रेलवे की, रेल मंत्री 4th ग्रेड का एम्प्लॉय जो है, रेल मंत्री 4th ग्रेड एम्प्लॉय का अपॉइंटमेंट नहीं करता है राखी जी, आपको पता होनी चाहिए। ये सीबीआई कोर्ट में चल रहा है तो अभी चलने दीजिए, कोई बात नहीं है। यहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब आज बात आइए परिवारवाद पर, अब आइए परिवारवाद पर। अभी राखी जी देखिए, आप बोल रही थी तो मैं सुन रहा था, अब हमें भी सुन लीजिए। जल्दी प्रोफेसर सुबोध। मैम फिर कन्विक्टेड सीबीआई द्वारा कन्विक्टेड, मैं कह तो रहा हूं, जिस दिन संवैधानिक कोर्ट में आएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आपके जो सुशील मोदी थे फाइनेंस मिनिस्टर बिहार के, 2017 में रिपोर्ट दिया, 2019 में पारित किया बिहार विधानसभा में। जितना भी पैसा एक्सचेकर से निकला है वो पैसा वाजिब है, कोई करप्शन नहीं हुआ है। पूछिए सुशील कुमार मोदी से। बिहार से आगे बढ़े थोड़ा सा, जो भी चीज मुझे तो मैं आगे और अब आइए परिवारवाद पर। अब परिवारवाद पर आइए मैडम, चरम पर राखी जी, अब परिवारवाद पर आइए। आपके जितने भी अध्यक्ष हुए हैं आपके भारतीय जनता पार्टी के, कभी इलेक्शन हुए हैं? बता दीजिए। और जो भी होते हैं नागपुर से होते हैं, नागपुर से होते हैं, नॉमिनेट हो जाते हैं वहां से। अरे वहां से नॉमिनेट हो जाते हैं मैडम। कब हुआ मैम, कब हुआ? वहां से नॉमिनेट हो जाते हैं, वहां से नॉमिनेट हो जाते हैं। और जितने भी चित्पावन ब्राह्मण हैं वहां से नॉमिनेट हो जाते हैं। और परिवारवाद, जातिवाद की आप बात करती हैं। जहां तक बात रही राष्ट्रीय जनता दल की, राष्ट्रीय जनता दल जो है समाज में सबसे निचले पैदान के जो लोग हैं उनके लोग हैं। शब्द का इस्तेमाल किया, मुझे समझ नहीं आया। आपको समझ नहीं आया? मैंने क्या बोला? नागपुर से जो फरमान आता है वही फरमान को लागू किया जाता है। नहीं, आप जब यादव कर रही है, तेजस्वी यादव, तो मैंने बोल दिया तो आपको क्या खराब लग रहा है? भाई आप बताइए, सच बोल रहा हूँ। आपने
एकदम से ऐसे हवा हमने में कहा बोल बोला, दिया। हमने उनके द्वारा जो है सम्मानित कर दिया जाता है। अब कभी इलेक्शन नहीं होता हमारे यहाँ, तो प्रॉपर अभी इलेक्शन हुआ है अक्टूबर में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इलेक्शन हुआ है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2-2 बार ऐसे नेता हैं कि बिहार के नंबर 1 पार्टी उन्होंने बनाया है। काउंसिल है, और बीजेपी में एक पूरी पद्धति है, अगर चाहे तो एक डिबेट राखी जी उस पर भी कर देंगे मेरे ख्याल से। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि क्या कभी देखिए जो व्यवस्था राष्ट्रीय जनता दल में है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो चीज मांगी जाती है वही चीज भाजपा भी देती है। तो ये किस बात का परिवारवाद पार्टी? ठीक है हरिशंकर जी, आपके पास प्रजातंत्र में नेता जो चुनेगा वो होगा। रुकिए ना, रनिंग कमेंट्री नहीं इस तरह। क्लाइड जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि क्या पवार साहब का वारिस, उसी को लेकर लड़ाई भी हुई ना, और जो पार्टी में टूट हुई वो भी इसी वजह से हुई, तो ये वारिस की और विरासत की जो लड़ाई है, क्या इसमें किसी और का नाम आ सकता है कभी सामने? इसी परिवारवाद पर कटाक्ष है। क्लाइड जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। आप सवाल दोहराएंगे? मेरा सवाल यह है कि ये जो परिवारवाद जिस पर कटाक्ष हो रहा है, उसमें क्लैरिटी चाहिए कि क्या आपकी पार्टी में, क्योंकि गुटबाजी इसीलिए हुई, टूट भी इसीलिए हुई, कि क्या पवार साहब की जो विरासत है वो किसी और के पास सुप्रिया सुले के अलावा जा सकती है या नहीं? तो क्या उसमें कोई संभावना है? आपको किसने कहा कि ये टूट हुई है किसी के परिवार के जो विषय पर हुई है? अगर आपको बोलना है, समझना है तो समझ लीजिए। अरे सर, अजीत पवार ने कहा ना, मैं कौन होती हूँ कहने वाली, आप अपने ही लोगों को नहीं सुनते क्या? अजीत पवार ने क्या रीजन दिया था? नहीं तो आप हमें सुनने के लिए यहाँ बुलाए कि आप अच्छी बीजेपी को सुनने के लिए बुलाए? हमारी बात भी सुनने के लिए। आपके नेता जो बोल रहे हैं उन पर आरोप लगाइए फिर। नहीं तो आरोप बात कर रहा हूँ ना मैं, बात करने दीजिए। आप कब से देखो बीजेपी नहीं तो आप मुझे मत सिखाइए क्या बात करना क्या नहीं करना। आप मुझे आरोप भी नहीं लगाएंगे, नहीं तो मैं आरोप नहीं लगाएंगे। चलिए, मैंने किस पर आरोप लगाया? नहीं, अगर आपको बात नहीं करना है तो आप बीजेपी नहीं, आपको बीजेपी को प्रवक्ता बनना है तो बन के रहिए। नहीं आप बन के नहीं, आप बात करिए, आप बीजेपी की बात करें फिर मैं आपको जवाब दूंगा। अभी बीजेपी प्रवक्ता को बाद में रखते हैं, मैं आपके साथ बीजेपी की बात करता हूं। बोलिए, सवाल करें। अजीत पवार के आपकी पार्टी से जाने का रीजन क्या था? अजीत पवार के हमारे पार्टी छोड़कर जाने का रीजन उनको पूछो, उनको रीजन ऐसा, उनको मुख्यमंत्री बनना है, उप मुख्यमंत्री बनना है, वो रीजन है, इसलिए उनको वहां जाना था। तो आप सवाल का जवाब तो पूछ रहे, तो जवाब दे रहा हूं ना मैं। और ये जवाब आप दे रहे हैं ना, ये जवाब अजीत पवार ने नहीं दिया था। नहीं तो अजीत पवार तो आपको अगर मेरा सवाल जो रीजन दिया, मेरा सवाल आपसे वो था। तो मैं तो वो जो रीजन दे रहे हो वो रीजन दे, मुझे सवाल पे तो मैं मेरा रीजन दूंगा। अगर आपको मेरा सवाल का जवाब नहीं सुनना है, फिर आप मुझ पर मत आरोप नहीं, अरे आप मेरे पे आरोप लगा रही है, मैं रीजन दे रहा हूँ, सुन नहीं रही है। चलिए, सुनाइए, 20-25 मिनट से सवाल करने पर इस तरह से भड़कना ठीक नहीं है सर। मैं भड़क नहीं रहा हूँ, मैं भड़क नहीं रहा हूँ। मेरी बहन आप सुनिए, विरासत को आगे बढ़ाने में कौन कौन भागीदार है, मैं ये जानना चाहती हूँ, उस पर बताइए। विरासत को आगे बढ़ाने में है अनुराग ठाकुर, विरासत को आगे बढ़ाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया, विरासत को आगे बढ़ाने में धर्मेंद्र प्रधान, विरासत को आगे बढ़ाने में पीयूष गोयल, विरासत को आगे बढ़ाने में देवेंद्र फडणवीस, विरासत को आगे बढ़ाने में है पंकजा मुंडे, विरासत को आगे बढ़ाने में नितेश राणे। बोलिए और कुछ नहीं, जाइए मैं बताता हूँ कौन कौन विरासत बढ़ा रहा है। इन्होंने एनसीपी कब ज्वाइन की? हाँ तो वही तो एनसीपी के बारे में पूछ रही थी, ये लोग तो बीजेपी में है अभी तक। नहीं, क्योंकि आपसे एनसीपी के गिरेबान में झांक रहे हैं, आप तो बीजेपी के गिरेबान में झांक ही नहीं रहे। आपको डर लगता है क्या बीजेपी के गिरेबान में झांकने के लिए? इतना क्यों डर रहे हो आप? चलिए, मेरे डर के बारे में चिंता मैं करूंगी ना। अभी तो मुझे ये डर है कि जनता डर रही है नहीं डर रही है इस अलायंस से, मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ। जनता का डर नहीं, जनता की डर तो आप भी जनता हो ना, तो आप अपना डर जो है जनता पे ना थोपे। क्या हम एनसीपी पर बात कर रहे हैं बीजेपी पर? अरे सुनिए ना सर, बीजेपी की प्रवक्ता राखी जी बैठी है, नहीं बीजेपी की प्रवक्ता राखी जी बैठी है, मैं तो एनसीपी का सोच करके आपसे बात कर रही हूँ। नहीं तो मेरा वो सवाल वही है कि मैं आपको एंकर सोचकर बात कर रहा था, लेकिन आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे, इसलिए मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो ये सोच एक्चुअली सोच में प्रॉब्लम है, इसका मतलब है अब किसकी सोच में प्रॉब्लम है मुझे नहीं पता। ओके, राखी जी जवाब देंगे। प्रोफेसर नवीन, ये क्या एक सेकंड, ये अजीत पवार जी के जाने की वजह क्या थी? ये क्लाइड जी जो कह रहे हैं, क्या वजह थी? सिर्फ मुख्यमंत्री बनना था या सुप्रिया सुले और परिवारवाद वाला इशू था? रीमा जी, पहली बात तो यह स्पष्ट कर दूं कि एनसीपी में किसी तरह का स्प्लिट नहीं हुआ है।
पूरी पार्टी एनडीए के घटक दल में चली गई है, पहली बात। दूसरी चीज, बात जो आती है परिवारवाद की, उठा हमारे पार्टी के ऊपर में ही उठा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिशियन के संततियों को भी अधिकार है राजनीति में आने का, लेकिन जैसे नवीन पटनायक ने किया, जमीन से जुड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, तब राजनीति में उनकी पैठ बनेगी, उनकी पहचान बनेगी। ये आरजेडी वाले जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, आरजेडी में इनसे ज्यादा मैं जानता हूं, मैं भुगत भोगी हूं, मैं इनके पार्टी का नस नस जानता हूं। ये सिर्फ घोटाला के, सिर्फ चारा घोटाला की बात करते हैं और रेलवे में जमीन पर नौकरी देने की बात करते हैं। नरसंहार जितना बड़ा मणिपुर में हुआ, कहीं उससे ज्यादा नरसंहार इनके रीजन में हुआ है। अभी हमको जवाब दे। एक जाति विशेष के 6000 से ऊपर युवकों को मारा गया है। अब उस समय कोई भी, कांग्रेस मिलकर सत्ता में थी, आरजेडी की सत्ता बचाए हुए रखा है, और वो नरसंहार जबरदस्त मैसेकर हुआ है बिहार में। ये क्या बताएंगे, इनकी उम्र क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं वहां का कि आरजेडी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार थी और बिहार में नरसंहार का जबरदस्त दौर चला था। आइए अब दूसरी बात उठाते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी 3 चीज जो महिलाओं के लिए उन्होंने दिया, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मैं एनडीए घटक दल में हूं, रीमा जी, अस्मिता की बात है महिलाओं का, महिला शौचालय देकर उन्होंने महिलाओं की अस्मिता की सुरक्षा की, प्रतिष्ठा की बात उन्होंने की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने दिया, खुले तौर पर यह कामयाब हुआ। तीसरी, उन्होंने रक्षा दी, कन्या भ्रूण हत्याकांड को रोका, जो एक कोड़ की तरह समाज में पल रहा था। ये क्या बोलेंगे, समाज को नरेंद्र मोदी ने बहुत कुछ दिया है, इनसे इनको सीखना होगा। ये क्या बात करेंगे आकर, ठीक है, चैनल पर। ओके, प्रोफेसर सुबोध आप जवाब देंगे इस पर, फिर मैं हरिशंकर जी के पास जाऊंगी। देखिए, प्रोफेसर नवीन जी हैं, मैं नहीं पर्सनली इनको जानता हूं। आप भी प्रोफेसर हैं, वो भी प्रोफेसर हैं, तो बुजुर्ग हैं, बहुत मान सम्मान है, लेकिन जो बातें ये कह रहे हैं कि बिहार में नरसंहार हुआ, कह रहे हैं ये एक जाति विशेष का हुआ था। सुनिए ना, आप सुन लीजिए, बोल लीजिए आप। अरे सर बोल लिए ना, अब हमें भी बोलने दीजिए। बिहार में बिहार पुलिस का डाटा, एनसीआरबी का डाटा, केंद्र में होम मंत्रालय का डाटा, ये सारा डाटा निकाल लीजिए, और निकालने के बाद लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी का जो कार्यकाल था, और उसमें डाटा में दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। 95,000 कंगनीजेंस ऑफेंस था 1991 में, और आपको जानकर आश्चर्य होगा 2005 में ये कंगनीजेंस ऑफेंस जो है 2,95,000 हो गया। नवीन जी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की आपने बात की, बिहार में 700 महिलाओं के ऊपर जो है के लिए जो है बलात्कार का केस था। अभी 3-3 हजार केस चल रहे थे जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकारें चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आपने बात किया, महिलाओं का 77 दिन हो गए, प्रधानमंत्री जी 77 दिन के बाद ट्वीट किया, महिलाओं का ये जंतर मंतर में जो देश की गौरव थी महिलाएं पहलवान, उनके ऊपर जो जिस तरीके से लोगों ने किया, आज तक जो है कहाँ गया उसका जो आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भूषण जी। तो जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं मैडम, देखिए इन लोगों का ना मानसिकता ही गलत है। रीमा जी पहले एक मिनट कह रहा हूं, अभी एक मिनट कह रहा हूं। फहराते हुए ये बात बोलते हैं कि 2005 से पहले किस तरह का माहौल था, लड़कियां सड़क पर नहीं जा पाती थी, महिलाएं बेखौफ नहीं थी, और अब है उनके शासन में, तो ये बात तो वो कह रहे हैं ना। मैं बता रहा हूँ बड़ी अच्छी तरीके से कि ये मानसिकता की दिक्कत है कुछ लोगों की। नीतीश कुमार ने कहा, नीतीश कुमार ने अब नीतीश कुमार जी का देखिए क्या है, आप लोगों ने क्या बोला, नीतीश कुमार जी ने जो बातें बोली, वो नीतीश कुमार जी कुछ बातें ऐसी भी है कि नीतीश कुमार जी को बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में 500 जो बसेज हैं रात में चल रही थी, जो लोग आम जन घूम रहे थे, तो लोगों का पटना के जंगल राज नाम किसने दिया? जंगल राज नाम भाजपा ने दिया, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाले लोग हैं। भाजपा मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे ना उस वक्त, नाम भाजपा ने दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार तो बैसाखी पे मैंने तो शुरू में ही कहा, नीतीश कुमार जो है बैसाखी लगी हुई थी नीतीश कुमार जी की भाजपा की, भाजपा ही नीतीश कुमार जी से बोलवा रहे थे। आज नीतीश कुमार जी जो बातें कह रहे हैं, आप देखिए नीतीश कुमार क्या बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर
पर क्या बात कर रही है नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है? वो आरजेडी पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? नीतीश कुमार जी की कहाँ मजबूरी है? नीतीश देखिए, हम लोग सभी लोग मिलकर कुछ मतभेद मनभेद हो सकते हैं, लेकिन जो लार्जर कॉज है, भारत की आइडिया ऑफ इंडिया को जो इन लोगों ने डिस्टॉर्ट किया है, जो संविधान के निर्माताओं के जो मूल्य है उसको इन लोगों ने छन्न भिन्न कर दिया है। जो आर्टिकल 36 से 51 की जो बातें हो रही है, मनभेद और मतभेद क्या है आप दोनों के बीच? हम लोग के मनभेद क्या? हम लोग देखिए, हम लोग चूंकि अभी ऑपोजिशन पार्टीज में एक दूसरे से इलेक्शन लड़ रहे थे, तो मतभेद हो सकती है कुछ मुद्दों पे। अब तो साथ में है ना? तो साथ में है, तो वही तो मैं कह रहा हूं, जो साथ में है तो लार्जर कॉज के लिए हम लोग, ये लोग तो कह रहे थे कि ये अलायंस ही नहीं होगा, फिर पटना में अलायंस हो गया, बेंगलोर में अलायंस हो गया, अब जो है अलायंस मुंबई में होने जा रहा है। तो ये लोग तो विचलित हैं, ये लोग व्यतीत हैं, ये लोग को मतलब फ्रस्ट्रेशन है कि ये लोग, लेकिन कोई एक एक शब्द निकाल के फ्रस्ट्रेशन जो है निकाल लेते हैं ये लोग। ये जो मनभेद और मतभेद का मामला है सर, रुकिए ना एक मिनट। मनभेद और मतभेद, हरिशंकर जी, यही तो दिल्ली में हुआ ना? फिर यहां पर भी मनभेद और मतभेद हो रहे हैं, दिल्ली प्रदेश के बीच में भी, अरविंद केजरीवाल के बीच में भी और पार्टी के बीच में भी। ये भी मतभेद और मनभेद के तौर पर देखा जाए इसको या नहीं? आपने स्पष्ट नहीं किया, आप क्या कहना चाह रही? मैं ये कहना चाह रही हूं, आरजेडी उनके खिलाफ लड़ी जिस तरह से जेडीयू के खिलाफ, तो उनका कहना है, जो प्रवक्ता है हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध, उनका कहना है कि मनभेद और मतभेद हो सकते हैं हमारे बीच, लेकिन लार्जर पर्सपेक्टिव में हम लोग साथ में हैं। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है ना? उससे हमारा क्या मतलब है उस बात से? तो दिल्ली में भी तो आम आदमी पार्टी वर्सेस दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के बीच यही हो रहा है ना सर? कौन कह रहा है आपको आके? आपको स्टूडियो में आके को बता रहा है? संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित कौन है? अलका लांबा कौन है? जिनकी हमने अभी बयान सुनाए थे शुरुआत में। बात सुनिए ना, बात सुनिए ना। आप देखिए, ऐसा है, हम लोग भी डिबेट में रोज कहीं ना कहीं जाते ही हैं जी, लेकिन आप इतना उत्तेजित मत हो जाइए, आप इतना उत्तेजित मत हो जाइए। राखी राठौड़ का स्थान मत दीजिए आप। सवाल यही दिक्कत हो गई कांग्रेस पार्टी के साथ। सब लोग सुप्रिया श्रीदेवी बनने को तैयार है कि मीडिया पर हमला करो, सवाल पूछो, हमला करो, सवाल का जवाब मत दो। सर, ऐसे सही तरीका नहीं है ये, हरिशंकर जी। आप समझ लीजिए, आप बोल लीजिए, कोई बात नहीं, आप दीजिए मुझे, आपको मुझे जो कुछ कहना है कहिए, लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उनके बीच में क्या है? यही दिक्कत है आपके साथ में। आप डिबेट को फैसिलिटेट कीजिए। बीजेपी का सवाल बीजेपी जवाब देगी, कांग्रेस का सवाल कांग्रेस जवाब देगी। आप बीजेपी का जवाब भी अगर आप देने लगेंगे, कांग्रेस का जवाब कहाँ कांग्रेस दे रही है? मैंने आपसे कांग्रेस का ही सवाल पूछा, उसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? नहीं तो आप ये पूछ रही है ना। मैंने पूछा संदीप दीक्षित कौन है, अलका लांबा कौन है, जिन्होंने कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की वजह से ये बदहाली हुई है। ये उन्हीं के बयान है, आज के बयान है, आज दोपहर के। आपने दो बातें मेरे से कहा था और बार बार आप उस बातों को कंफ्यूज कर रही हैं, या तो जानबूझ के कर रही हैं या कंफ्यूज हो रही हैं आप। मैंने कहा था, दो बातें आपने मुझसे कहा था कि मीटिंग के अंदर बैठ के आज अलायंस की बात हुई, चुनाव की बात हुई और सब लोगों ने खड़ा होकर मना कर दिया। कोई बात नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि मीटिंग के अंदर यह भी कोई बात नहीं हुई कि केजरीवाल की सरकार का विरोध करें या ना करें, ऐसी कोई चर्चा नहीं। पार्टी की रणनीति बनी कि संगठन को कैसे विस्तृत किया जाए, विस्तार किया जाए और मजबूत किया जाए। संदीप दीक्षित, अलका लांबा और मैं खुद दिल्ली में 10 साल का केजरीवाल का जो शासन है, 10 साल का केजरीवाल का शासन है, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसका विरोध करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और आज भी करते हैं, कल भी करते थे, आगे भी करते रहेंगे। ये मैं कह रहा हूं ये बात। मैंने क्या पूछा था? फिर यही तो मैं पूछ रही हूँ ना सर, यही तो मैंने पूछा, यही तो मैंने पूछा आपसे। मैंने और क्या पूछा था? रीमा जी, मैंने पहले भी बताया था, अब दोबारा से वही पूछने लगी। सर, जब मैंने एक सवाल आपसे मीटिंग के बारे में पूछा ना, उसके बाद शो 40 मिनट का खत्म हो चुका है। 40 मिनट बाद मैंने दूसरा सवाल आपसे ये पूछा था। सर रुकिए, अब आप सुन लीजिए ना प्लीज हरिशंकर जी। अब मैंने आपसे एक सिंपल सवाल पूछा कि संदीप दीक्षित और अलका लांबा अगर कोस रहे हैं अरविंद केजरीवाल को और कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, केजरीवाल का जो भी बर्ताव है, जो भी उनका रुख रहा, वोट उन्होंने हमारे काटे, अलका लांबा ने ये कहा, तो इस तरह से जनता कंफ्यूज होगी या नहीं होगी? मेरा ये सिंपल सवाल था। इसमें बीजेपी की प्रवक्ता आपने मुझे बना दिया इस सवाल पर, आपने मुझे बीजेपी में टैग कर दिया इस सवाल पर, इसमें क्या बुराई थी? कहना पड़ेगा। देखिए रीमा जी, देखिए आप बुरा ना मानिए इस बात, आपका बात करने का जो तरीका है, जिस ढंग से आप डिबेट को चला रही हैं, उसमें कोई भी मैं क्या, कोई भी आदमी आके कहेगा आपको ये बात। तरीका मतलब मैं समझी नहीं, तरीका क्या है? तरीका सवाल पूछ रही हूँ मैं।
मैंने आपको कह दिया, बार बार उस बात को तरीका क्या? तरीका नहीं, मैं समझ नहीं पा रही आप क्या इल्जाम लगाना चाह रहे हैं सर? तरीका क्या है? ये लगा रहे हैं आप बीजेपी का प्रवक्ता बनने की कोशिश मत कीजिए। हमें पता है कि सरकारी चैनल है, कैसे हमें पता है सरकारी चैनल मजबूरी है। कैसे बन रही हूँ प्रवक्ता? सवाल पूछकर कैसे बन रही हूँ ये बताइए आप। नहीं, एक मिनट रुकिए हरिशंकर जी, ऐसे नहीं। बीजेपी की प्रवक्ता बनकर मैंने आपसे क्या सवाल पूछा सर? रुकिए, कैसे काम करता है हमें पता है। हरिशंकर जी बताइए, सरकारी चैनल कैसे काम करता है हमें पता है। सरकारी और प्राइवेट की बात छोड़िए, सरकारी प्राइवेट छोड़िए, सरकारी चैनल को भी पूरा हक है सवाल पूछने का। अगर वो सरकारी चैनल है तो कांग्रेस से सवाल ना पूछे और बीजेपी से पूछे, ऐसा नहीं हो सकता ना। बीजेपी का जवाब संदीप दीक्षित और अलका लांबा आप ही की पार्टी के नेता हैं, कोई बीजेपी के नेता नहीं है। वो पूछिए, वो बताता हूं मैं आपको। या तो उनको बीजेपी ने प्लांट किया है पार्टी में, फिर तो ये मतलब हो गया ना अगर उनके बिहाफ पर सवाल पूछना ऐसा है तो। नहीं, वो पूछिए, वो मैं बताता हूं आपको। मैं तीसरी बार अब कह रहा हूं मैं आपसे कि केजरीवाल सरकार के गलत नीतियों के चलते दिल्ली बदहाली हुई है, दिल्ली का शराब घोटाला हुआ है, 2 मंत्री उसके जेल में है, चाहे संदीप दीक्षित कहे, अलका लांबा कहे या मैं कहूं, ये आज भी हम बात को कह रहे हैं। जनता के बीच में आप इसी बात को लेकर जाएंगे क्या? आप जनता के बीच यही मुखौटा केजरीवाल का लेकर जाएंगे? ये सिंपल सवाल है। ये समय बताएगा, समय बताएगा। ओके, राखी राठौर जी, मेरे ख्याल से ऑफिशियल प्रवक्ता आप है, लेकिन मुझे इन्होंने जिस तरह से सवाल पूछने पर लगातार बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के बिहाफ पर मैं सवाल पूछ रही हूं, मुझे अब तक समझ नहीं आया, मुझे अब तक समझ नहीं आया। एनीवेज, राखी जी जवाब देंगी। ओके, राखी जी जवाब देंगी। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की प्रॉब्लम है। जब जवाब नहीं होता तो इस तरह से एंकर पे, मीडिया पे, कभी सुप्रीम कोर्ट पे, कभी इलेक्शन कमीशन पे, हर एक पे जुमलेबाजी नहीं करते हम लोग। मशीन से उन पे डाउट जुमलेबाजी नहीं करते हम लोग, जिंदा तो है ना सर। जुमलेबाजी नहीं करते हम लोग। राहुल गांधी को जब कोर्ट से रिलीज मिल गया, राहुल गांधी से क्या बात कर रही हैं आप? अलग है, डेमोक्रेसी जिंदा है, अदरवाइज इनके स्टेटमेंट इन्होंने एक भी सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी ना, हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने गलत बता दिया, उस जज को भी ट्रांसफर कर दिया, जिसने गलत किया था उसको भी ट्रांसफर कर दिया। जब इनसे सवाल पूछा था तो आपसे भिड़ रहे थे, तब तो जवाब दे नहीं रहे थे, क्योंकि जवाब कुछ होता नहीं। पंजाब में भी यही स्थिति है और महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है। महाराष्ट्र के अंदर भी जो, तो इसका मतलब ये INDIA का जो गठबंधन है, ये सिर्फ और सिर्फ अविश्वास के साथ में टिका हुआ है आपस में, विरोधी लोग। और आप पार्टी सर, आप पार्टी तो वो पार्टी पूरा दिन INDIA कर रहे हैं आप लोग। हम तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन आपने एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस बनाया जिसमें आपकी सोनिया गांधी जी को चोट तक कहा। तो किस लेवल पे आप गिर जाते हैं सत्ता भोगने के लिए, वो लेवल जनता देगी। और आप उसी पार्टी के मेंबर है जिसने जनता को कहा है देश विभाजन के कगार पर खड़ा कर दिया। हरिशंकर जी, आप जैसे वरिष्ठ नेता से मुझे उम्मीद नहीं थी ऐसी। हरिशंकर जी, आप जैसे वरिष्ठ नेता से मुझे इस तरह के आरोपों की उम्मीद नहीं थी, सवालों का इस तरह के आरोपों की हरिशंकर जी आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि नहीं, बुरा मानने की तो बात ही नहीं है सर। कांग्रेस से पत्रकारों को गाली मिलना ये अब रोजाना की आम बात हो गई है। सुबह से लेकर शुरू होता है कांग्रेस का ट्विटर हैंडल और पत्रकारों को गाली देने से शुरू होता है और रात होते होते तक गालियों से ही खत्म होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें किसी को बुरा ही नहीं लगता, इस पर किसी को बुरा ही नहीं लगता, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। लेकिन मैं सवाल तो पूछूंगी आपसे, और मैं ये भी पूछूंगी कि अरविंद केजरीवाल के साथ क्या रिश्ते हैं आप कांग्रेस पार्टी के। मैं तो पूछूंगी, अगर आपको लगता है ये एजेंडा बीजेपी का है तो ठीक है। प्रोफेसर नवीन जल्दी से। ओके प्रोफेसर नवीन, लास्ट कमेंट दोनों की तरफ से। प्रोफेसर सुबोध आपके पास अंत में आऊंगी। प्रोफेसर नवीन, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है एक खास नेता के बारे में, उन्होंने उनको बरी नहीं किया है, कन्विक्शन स्टे हुआ है। इसको ये लोग गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सेशन कोर्ट में जाएंगे और आपको कह देते हैं वो 2 साल की सजा भले कम जाए, लेकिन सजा इनको मिलनी है। आप सुप्रीम कोर्ट के लाइन को पढ़िए। सेशन कोर्ट में भेजने का मतलब ही है कि वहां पर ठीक है 2 दिन का समय सजा मिले, 2 घंटा का मिले, लेकिन मिलेगी सजा, ये तय है। वकील खड़ा कर दीजिए अपना। इनको, ये वकील हूं मैं भी, इसलिए कह रहे हैं। अब दिक्कत ये है कि अगर ये भी सवाल, ये भी हकीकत बता दी जाए तो इसमें भी बीजेपी के साथ टैग कर दिया जाए। अगर ये हकीकत जनता को बताई जाए। अजित पवार के RSS के लोग भी घुस गए सेशन कोर्ट में। प्रोफेसर सुबोध, अंत में लास्ट कमेंट। प्रोफेसर सुबोध, देखिए 2 बातें अभी आई राहुल जी के हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट नहीं, पहले हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट के वकील को प्रमोशन दे दिया गया। जिसने केस फाइल किया वो महान कौन है? अब हम राहुल जी पे नहीं आते हैं। अब बात करिए, इन्होंने जो बात कहा कि अलायंस करते हैं एक दूसरे से और तू मैं करते हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी जी को शायद याद नहीं है,
महबूबा मुफ्ती से इन्होंने अलायंस किया था, जिनको इन लोगों ने आतंकवादी बुलाया था, और अलायंस करके वहां सरकार चलाई या धोखा देके वहां जो है ट्राइफिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किया, जिसका कि केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। नवीन जी, जिस सुप्रीम कोर्ट की आप दलील दे रहे हैं, हर दिन ये केस हो रहा चल रहा है वहां पर, और 4 साल के बाद पहला हियरिंग हुआ। ये क्या है? ये आप इस तरीके से जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको आप यहाँ से तार कर दोगे। अंत में नहीं प्रोफेसर सुबोध, आई थिंक इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। अलायंस जिस वक्त है उस वक्त एक दूसरे के साथ मतभेद होना और पहले और बाद में इसको लेकर के अभी मैं बता रहा हूं, इसको लेकर चर्चा थी, लेकिन अब वक्त नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी को देख लीजिए, रीमा जी, उपेंद्र कुशवाहा जी को ले लीजिए। समझो समझाओ देश बचाओ यात्रा निकाले हुए थे उपेंद्र जी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। इनके अपने कैबिनेट से रिजाइन कर दिया और कहा कि हमें शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री के साथ हमने काम किया, और फिर जाके अलायंस किया। राखी जी को देश के लिए भी शर्म आती है, कुछ अपना होमवर्क कर आइए, राखी जी होमवर्क कर आइए कुछ बातों का। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज पांच की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, और इसीलिए चलिए ठीक है, इस पर चर्चा होती रहेगी, क्योंकि 2024 तक अब जब एजेंडा परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार इसको लेकर चर्चा है, तो जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगेंगे। लेकिन अहम बात यह है जो इस शो में आज भी दिखाई दी कि सवाल पत्रकार पूछेगा, उसका हक है और उसका काम भी वही है, लेकिन सवाल पूछने पर इस तरह से बर्ताव करना यह कब तक चलता रहेगा, इस पर जरा एक दिन चर्चा करनी पड़ेगी। आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।